एक बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क में जारी एहतसाब के अमल की तरह ब्रॉडशीट के मालिक के इंकशाफात का तनाज़ा भी सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत को अगर देखें तो वो ये दावा कर रही है कि इन इंकशाफात से उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता है। अपोजिशन दावा कर रही है कि हुकूमत की गलती से पाकिस्तान को भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर बयानात भी आज दिए और मज़ीद शफाफियत का वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि ब्रॉडशीट को किसने बैरून मुल्क से असासों की छानबीन से रोका, इस केस में पाकिस्तान को जुर्माना क्यों हुआ। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। ब्रॉडशीट किस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो एक पूरी बहस अलग है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं की, उन्हें शवाहिद मिले नहीं मिले, उन्होंने नैब को मावनत फराहम की या नहीं की, लेकिन वो किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनकी किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम ये इस पूरे मामले की पूरी शफाफियत चाहते हैं कि किस किस ने कब कब NRO दिया, कब कब किसी को रिलीफ मिली, कौन सा केस किसने बंद करवाने की कोशिश की या इन इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला माजी में रोकने की। और वो जो शख्स जो आप 2018 का कह रहे हैं जिसने कट मांगा है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडशीट के मालिक के इंकशाफात के बाद चंद अहम सवालात को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। अगर इमरान खान के इस दावे को दुरुस्त माना जाए कि ब्रॉडशीट ने अशराफिया की करप्शन को बेनकाब किया, तो ये अशराफिया कौन थी? क्या 200 अफराद की फहरिस्त में सिर्फ सियासी नाम थे? इससे भी अहम सवाल यह कि ब्रॉडशीट ने इनमें से कितने अफराद के खिलाफ शवाहिद दिए हुकूमत पाकिस्तान को या नैब को, और वो शवाहिद कहां हैं? क्या ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई शवाहिद नैब को दिए? क्या हुकूमत या नैब को इन शवाहिद का कोई इल्म है? साथ ये सवाल भी नाजरीन अहम है कि अगर हुकूमत को ब्रॉडशीट के मालिक के दावों पर एतमाद है, तो फिर जब कावे मुसावी जो कि ब्रॉडशीट के मालिक हैं, कल हमने उनका इंटरव्यू भी किया, उन्होंने अगर शहजाद अकबर को यह ऑफर दी कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ असर नो मुआहदे के लिए तैयार हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान इसके बाद होने वाला जो $29 मिलियन का जुर्माना था उससे बच सकता था। हुकूमत को शवाहिद भी मजीद मिल जाते। आज जब शहजाद अकबर से यह सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वो कावे मुसावी से मिले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जुर्माने की रकम में कोई कमी हो सके, जबकि दोबारा मुआहदे के मामले पर उनके जवाब में तजाद पाया गया। जहाँ तक वो साहब बार बार ये भी कहते हैं कि जी हमारी सर्विसेज फिर हाजिर हैं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, हम करते हैं नहीं करते हैं, वो पूरा एक सेपरेट इशू है। उसमें उसने ये भी बात की कि दोबारा से ब्रॉडशीट की सर्विसेज इंगेज की जाए, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे। अब एक जानिब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि हम ब्रॉडशीट की ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं थे, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हुकूमत इसका फैसला करेगी। ये बात दुरुस्त है कि ये मायदा तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था, ना ही जुर्माने का केस तहरीक इंसाफ हुकूमत में शुरू हुआ। लेकिन अगर ब्रॉडशीट खुद हुकूमत को ये ऑफर कर रही थी कि दोबारा मुआहदा कर लें, हम जुर्माना लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हुकूमत ने फिर जुर्माना अदा करने को क्यों तरजीह दी? और जिस शख्स के इंकशाफात पर हुकूमत एक बयानिया खड़ा कर रही है, हम ब्रॉडशीट के मालिक की बात कर रहे हैं, उस शख्स की खुद शहजाद अकबर और नैब के बारे में क्या राय है, वो आप सुन लें। Should we say I'm not very impressed with the performance of Mr. Shahzad Akbar, who is the face of Pakistan in this matter? Should we say I'm not impressed with the NAB that's supposed to be doing this sort of thing? If they had a scintilla of respect for the rule of law, my short answer is, well, I was naively believing that they were serious about this, but should we say I'm a bit more skeptical. I stand to be corrected if they perform, but at the moment, from what I've seen, I'm not very impressed. और नाज़रीन, इस वक्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल हमारे साथ ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं, मालिक हैं, कावे मुसावी, वो मौजूद थे। कुछ उन्होंने बड़ी सीरियस एलिगेशंस लगाई, उन पर भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सर, आज एक नया दावा सामने आया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने 2 मिनिस्टर्स के हमरा ब्रॉडशीट के रिप्रेजेंटेटिव से मिले वहाँ पे बरतानिया में, या शायद वो यहाँ पर आए हैं, और कोई नई डील पर दस्तखत होने जा रहे थे, कोई मुआहदा करने जा रहे थे। तो सर, क्या इमरान खान साहब ब्रॉडशीट के किसी भी नुमाइंदे से मिले? आपके इल्म में है ये?
नहीं आदिल, ब्रॉड शीट के डायरेक्ट किसी नुमाइंदे से इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की मेरी इतला के मुताबिक कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो ठीक है। और वैसे लॉ जी जी जी, आप बोलिए। आके जरूर मिली हैं, उन्होंने अपनी प्रपोजल्स और क्रेडेंशियल्स दी, उन्हें हमने ड्यू डिलीजेंस भी किया, देखा भी, लेकिन किसी के साथ हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। और ये वैसे जब अभी अगर ब्रॉडशीट के सरबरा ये कह रहे हैं कि 2018 में 19 में फिर उसके बाद भी आपसे भी उनकी मुलाकातें हुई, 19 में गालिबन हुई हैं, और उन्होंने ये ऑफर की कि अगर तो हमारे साथ आप दोबारा से मुआहदा कर लेते हैं तो ये जो $29 मिलियन जुर्माने की रकम है ये भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो अगर इतनी अच्छी कंपनी थी, आज खान साहब ने ट्वीट्स में उनकी तारीफें की हैं कि उनके इंकशाफात की वजह से अशराफिया पाकिस्तान की मजीद बेनकाब हुई है, तो फिर क्यों उनके साथ मुआहदा नहीं किया गया और पाकिस्तान के ये $29 मिलियन बचाए गए? दो चीज़ें हैं जी, एक तो वो करेक्ट कर दूं, पॉलिटिकल एलीट की बात हुई है तो सियासी अशराफिया, और दूसरा ये है कि जो कावे साहब से ऑफिशियली तो इसके ऊपर मेरी ही 2 मुलाकातें हुई हैं, 2019 में हुई है। ये शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा था क्योंकि वो 2018 की मुलाकात का किसी और से जिक्र कर रहे हैं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अवार्ड आने के बाद जून 2019 में इनका अवार्ड आ गया था और मैं तकरीबन अगस्त और अक्टूबर में दूसरी दफ़ा शायद मिला हूँगा, बट अगस्त और दिसंबर के दरमियान मेरी 2 मुलाकातें हुई कावे मुसावी से, और उनसे मुलाकात के लिए कुछ बीच में एक और लॉयर भी शामिल थे, बरतानवी वकील थे, काफ़ी रिनोन थे जो इनको भी जानते थे, और हमारी मुलाकात का मकसद महज जो इनको क्वांटम था, जो पैसे अवार्ड हो चुके थे, उसमें कुछ कटौती के ऊपर बातचीत करनी थी। आप निगोशिएट करते हैं कि या तो हम अपील के प्रोसेस से गुजरें और आपको भी उसका हो, या फिर हम इसमें कोई अमाउंट के ऊपर सेटलमेंट कर लें। वो हमारी सेटलमेंट नहीं हो सकी। डिस्कशन में ऑफ कोर्स ये चीज़ें डिस्कस हुई कि दोबारा उनकी सर्विसेज इंगेज की जाएं या ना की जाएं, लेकिन उसमें कोई हमें खातिर ख्वाह ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद होगा। और उसके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें, जब ब्रॉडशीट को 2000 में इंगेज किया गया था, उस वक़्त प्री 9/11 एसेट ट्रेसिंग के चीज़ें कुछ और थी। सरकारी सतह पे ताउन इंटरनेशनल इतना नहीं होता था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एसेट ट्रेसिंग एजेंसीज का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अभी दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटीज़, मैकेनिज़म्स, लॉ इन्फोर्समेंट्स का डायरेक्ट कोऑपरेशन, उसकी वजह से अब प्राइवेट एसेट ट्रेसिंग एजेंसीज जो हैं उनका अमल दरामद थोड़ा सा कम हो गया है, और वो शायद इतनी फ़हाल नहीं है मेरी समझ बूझ के मुताबिक जितनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वर्किंग में होती है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से हमने दोबारा उसमें इंगेज नहीं किया। और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, स्पेशली जो इसमें आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हुआ और वो सारा हुआ, वो कोई इतना अच्छा नहीं था। मैं सिर्फ ब्रॉडशीट की बात नहीं कर रहा, एसेट ट्रेसिंग फर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसलिए यही फैसला किया गया कि अभी फ़िलहाल किसी फर्म को इंगेज नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस पे 2018 की अगर बात है और वो $1 बिलियन अकाउंट की तरफ जाते हैं, जिसमें ब्रॉडशीट के सरबरा का दावा ये है कि कोई $1 बिलियन पड़े हुए थे। मैंने नैब ऑफिशियल्स को, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये पेशकश की कि जी इसकी छानबीन इकट्ठे करते हैं। फिर उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि जो ऑफिशियल उनसे मिल रहा था उन्होंने कट लेने की बात की कि मुझे भी ऐसा देना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं थी। तो सर ये $1 बिलियन पर फिर कुछ तहकीकात हुई, ये किसका है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत $1 बिलियन लाने में इंटरेस्टेड नहीं है? ये सारा क्या मामला है फिर सर? आदिल, जो इसमें देखिए, जो उसने अपने इंटरव्यू में बात की है कावे मुसावी ने, वो शायद अमाउंट की ट्रांजैक्शन 2016 की बता रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने उनका इंटरव्यू 2-3 दफ़ा बड़े गौर से सुना ताकि मैं एक एक चीज़ का जवाब दे सकूं। 2017 में वो फरमाते हैं कि उनके नॉलेज में आया पैसे ऑलरेडी किसी डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र हो चुके थे बकौल उनके, और 2018 में उनके बकौल उन्होंने नैब के ऑफिशियल और पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल, कोई उन्होंने नाम नहीं बताया वो कौन साहब थे, उनको ये कन्वे किया।
मेरी जब उनसे 2019 में मुलाकात हुई तो जहाँ तक मेरी याददाश्त बताती है तो $1 बिलियन की तो बात नहीं हुई। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरे नॉलेज में है कि पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान के लोगों के पैसे बाहर के इन ममालिक में पड़े हुए हैं और वो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसके ऊपर मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी और कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई और उनकी ज़िद ये थी कि पहले पाकिस्तान उनके साथ क्या करे। तो आदिल, आप बता दीजिए कि हम पहले एक मुआहदे की वजह से ये 25-26 बिलियन डॉलर्स की हमें अदायगी करनी पड़ रही है, तो एक एडवाइज़र के पास तो वैसे भी कोई इख्तियार नहीं है और मैंने उनको यही बताया कि आपको अपना प्रपोज़ल देना पड़ेगा। और अब 2016 के एक डिसीजन के बाद पाकिस्तान में वैसे भी इस तरह के तमाम डिसीजंस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हों बाहर के लोगों से, वो काबीना से रेटिफाई होते हैं। तो ये अब कोई हवा में, थिन एयर में बात नहीं की जा सकती। इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक थिंग्स। तो वो उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं उस वक्त बता सके। और वैसे भी चूंकि वो एक 25 मिलियन 26 मिलियन का अवार्ड ले चुके थे, हॉस्टिलिटी इतनी थी एनवायरनमेंट में कि उनको कैसे हम दोबारा एंगेज कर सकते थे। ठीक, हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि हॉस्टिलिटी इतनी थी कि दोबारा एंगेज करना शायद ज़्यादा सेंसिबल भी ना होता। बैरिस्टर, 3 चीज़ें हैं कावे मुसावी ने जो इंकशाफात किए। एक तो जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में 2003 में मुआहदा ख़त्म हो गया, लेकिन उससे पहले उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जनाब इन लोगों के ख़िलाफ़ आप तहकीकात बंद कर दें, उनके नाम ड्रॉप कर दें। एक इंकशाफ ये हुआ। दूसरा इंकशाफ उन्होंने 2012 कहा कि जी एलिजिडली नवाज शरीफ साहब के कोई डार नामी नेफ्यू उनसे मिले और ब्राइब की पेशी। तीसरा इंकशाफ उन्होंने ये $1 बिलियन 2018 वाला किया। अब इसमें से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सिर्फ नवाज शरीफ वाला बनाया जा रहा है। तो उन्होंने जो 3 बाकी टोटल इंकशाफात किए हैं, क्यों ना इस पे एक तहकीकाती कमेटी कोई बने, कमीशन बने? क्योंकि अगर मुसावी एक जगह पे ठीक कह रहा है तो उसकी ये दोनों बातें भी ठीक होंगी, या तो तीनों गलत होंगी। फिर इसकी तहकीकात क्यों ना कर ली जाए आज़ादाना? आज देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑलरेडी कैबिनेट की एक कमेटी थी जो आर्बिट्रेशन की अवार्ड की पेमेंट के लिए उन्होंने इसके ऊपर इस पूरे चीज़ को प्रोसेस किया था लॉ मिनिस्टर की सरबराही में। और उस कमेटी की जो सिफारिशात थी जो फिर नैब को भी कन्वे की गई हैं, और उस कमेटी में नैब और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग भी शामिल थे। उसके अंदर एक चीज़ इस पूरे मामले की 2000 से लेके 2009 तक और फिर 2009 से लेके 2016 तक, जब तक ये अवार्ड हुआ, उसके ऊपर एक कमेटी इंक्वायरी करने का भी कहा गया है। और ये भी देखने को कहा गया है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी कोताही है, और ये क्या रिकवरी किसी से हो सकती है। तो एक तो इसका पोर्शन वो है। सेकेंडली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद कैबिनेट की भी एक कमेटी बनाई गई है। मैं खुद लास्ट कैबिनेट मीटिंग में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक एक कमेटी शायद इस तरह की कोई तश्कील दी गई है जो इस मामले को होलिस्टिकली भी देखेगी और तमाम चीज़ों को देखेगी, जिस तरह आपने फरमाया है कि अगर उस वक्त के बकौल जो ये कह रहे हैं कि केसेस को ड्रॉप करने का कहा गया, तो ऑफ कोर्स उसकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई ईमेल होगी, कोई चीज़ होगी, तो उसको देखा जाएगा। और अगर वो फैक्ट हुआ तो उसको बिल्कुल मंजर आम पे भी लाया जाएगा और देखा जाएगा अगर वो केसेस रीओपन हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर, ये बताइए, इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद फिर ब्रॉडशीट से किसी ना किसी लेवल पर आप एक जो कम्युनिकेशन वो आपको असर नो उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या इन्होंने ये जो 20 साल हैं 2003 तक और उसके बाद भी अगर कोई रिकवरी इन्होंने की ब्रॉडशीट ने, कोई ऐसी हेल्प हुकूमत पाकिस्तान की, नैब की कि जो बड़ी कंक्रीट हो, विच लेड टू समथिंग रियली, कि जी हम कह सकेंगे जी हमने इतनी रिकवरी कर दी है, और उसका कोई रिकॉर्ड है कि क्या इन्होंने क्या किया इतने अरसे में? देखिए, इसका पूरा तो तफसीली जवाब तो नैब दे सकती है, क्योंकि इसकी जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स भी हुई और उससे पहले जो ब्रॉडशीट की भी प्रोसीडिंग्स थी, वो तो अब नैब के इल्म में हैं कि स्पेसिफिक इनकी एलिगेशन क्या है। मैं तो ब्रॉडली वो चीज़ आपसे बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में है, और जो हमने इसकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को रिव्यू किया था तो उसमें जो नैब का वर्जन था कि
इनका एग्रीमेंट 2003 में इसलिए टर्मिनेट किया गया कि इन्होंने कोई खातिर खा असिस्टेंस नहीं दी और इनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। इनका वर्जन ये था कि इन्होंने असिस्ट किया, और इसके बावजूद इसके साथ साथ एक लीगल इशू भी था कि एग्रीमेंट के मुताबिक उन इंडिविजुअल से 200 इंडिविजुअल्स में से अगर किसी से रिकवरी हुई है तो उसका 20% इनको देना बनता है, जो कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड इनको कर दिया। तो जिसका मतलब ये है कि रिकवरी हुई है तो उसका रिवॉर्ड किया गया है, अदरवाइज वो अवार्ड थिन एयर में नहीं हो सकता। वो 20% किसी रिकवरी का ही है। और कुछ जो उसमें से टारगेट्स थे उनसे रिकवरीज हुई उस ज़माने में, जिनमें से एक मंसूर उल हक का भी, एक एडमिरल मंसूर उल हक का केस था। इस तरह से दीगर केसेस हैं, तो वो रिकवरीज हुई हैं, तो उसी का ही ये 20% इनको दिया गया है। ठीक है। इस पे बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि इन तमाम अरसे में आप रहे हैं, नैब में भी आप रहे हैं, उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहे हैं, तो उस वक्त क्या आप इनके साथ कोई राब्ते में थे, कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, या आप और चीज़ों को डील कर रहे थे? ब्रॉडशीट से कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन आपके इस रोल से पहले रही है आपकी? नहीं, ब्रॉडशीट से मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। ब्रॉडशीट से मुतल्लिका, क्योंकि देखिए इनका एग्रीमेंट 2003 में शायद टर्मिनेट कर दिया गया था। मैं नैब में 2004 के शुरू में, 3 के आखिर में आया था, तो उस वक्त तो ब्रॉडशीट का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका था। तो उस वक्त पाकिस्तान के लॉयर्स थे, यूके में एक कैंडल फ्रीमैन एक कंपनी थी, वो थी, ब्रॉडशीट की नहीं थी। राइट। अच्छा शहजाद अकबर साहब, कावे मुसावी ने जो नैब के बारे में कहा, वो तो नैब ही उसका जवाब देगा, लेकिन साथ में मैंने वैसे स्पेसिफिकली ये उनसे पूछा था, आपने वो क्लिप भी आज देखा होगा, कि जनाब जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है कि उनका नैरेटिव बिल्कुल एहतसाब का है, बाहर से लूटी हुई दौलत वापस लाने का है, आपसे उनकी डीलिंग हुई है। तो उन्होंने जो कहा वो मैं दोहराना नहीं चाहता, उस पर डेफिनेटली आपका वर्जन हमें चाहिए था, जो आपसे सुबह भी बात हुई कि वो कह रहे थे कि जी ये सिर्फ बराए नाम एहतसाब है। वो तो बड़े मायूस हुए हैं कि जी ना तो ये एहतसाब में इंटरेस्टेड अगर होते तो उनकी डीलिंग ही डिफरेंट होती। तो सर व्हाट डू यू हैव टू से शहजाद अकबर साहब उस पर? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो कावे साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। वो अपनी सर्विसेज देना चाहते थे, हमने नहीं हायर की, तो शायद उस वजह से फरमा रहे हैं। बट मेरा ख्याल है कि वो लेट बी पीपल जज रादर देन बाहर से एक बंदा आके हमें बताए कि जी वो इंटरेस्टेड हैं एहतसाब में या नहीं है। ठीक। वैसे शहजाद अकबर साहब, बंदा जो कह रहा है वज़ीर आज़म उनकी तारीफें कर रही हैं, पूरा एक नैरेटिव बन रहा है, तो वो भी वही बाहर वाला बंदा कह रहा है ना। तो जो वो बाकी चीजें कहते हैं, तो जो आपके इंटरेस्ट में होती हैं वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, जो नहीं होती हैं तो उसको छोड़ देते हैं। देखिए अदिल, मैंने आज, शायद आप सुन नहीं सके होंगे, मैंने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें ये अर्ज़ की थी कि देखिए दो चीज़ें हैं। पहली तो चीज़ ये है कि ब्रॉडशीट की जब ये इस वक्त करंटली आपके पब्लिक नैरेटिव सबसे पहले बनाया किसने? एक नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, 2 ट्वीट्स मरीम नवाज ने की कि A1 फ्लीट के अपार्टमेंट्स बरतानिया की अदालत ने कल ही खोल दी और ये कह दिया जी ये अपार्टमेंट्स बिल्कुल जायज़ कमाई से कमाए गए थे। उसका जवाब दिया गया हमारी तरफ से, और मैंने स्पेसिफिकली आज से 3 दिन पहले वो पूरा ऑर्डर भी पढ़ के सुनाया, जो डिटैचमेंट का ऑर्डर था। उसी असना में कावे मुसावी भी फील्ड में आ गया और उसने भी एक इंटरव्यू दे दिया, और उसने भी कहा कि वो तो हमने विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन इनकी अटैचमेंट से, क्योंकि हमारा जो डेट था वो पे हो गया। तो उसके बाद जो हमने अटैचमेंट की दरख्वास्त जून 2020 में की थी, वो हमने दिसंबर में उसको विड्रॉ कर लिया, तो वो डिटैच विड्रॉल हो गया। तो वहाँ से ये पूरी बात शुरू हुई, और उसके बाद फिर A1 फील्ड अपार्टमेंट्स का सारा मुद्दा सामने आया। हम ये कह रहे हैं ब्रॉडशीट के मुकदमे के, या ब्रॉडशीट वाले पूरे मामले को भी लेके कि उसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग सेपरेटली हैं, लेकिन उन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के साथ साथ जो चीज़ें इस मुद्दा बनी और इसकी रिकवरी में जो आई, उसमें नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के केसेस भी शामिल थे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बात की, वो एक पॉलिटिकल एलीट की, उस शराफिया की बात की जो अपना पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल करता है चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, और इस चीज़ तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर ये शख्स ये कह रहा है कि उस वक्त इनको केसेस को बंद करने के लिए कहा गया, तो क्या पॉलिटिकल एक्सीजेंसीज थी जिसके लिए कहा गया, और उसकी तहकीक होनी चाहिए। शफाफियत पे हम यकीन रखते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, वो किसी तरीके से भी किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सिर्फ वो कमेंट किया है।
ठीक है। अच्छा शहजाद अकबर साहब, आखिरी दो बड़े ब्रीफ से जवाब आपसे चाहिए। एक तो मरियम औरंगजेब साहबा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देख लिया होगा, को करोड़ों हरजाना भी आपके खिलाफ अब केस भी होने जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट ने आपको कहा कि कारकर्दगी मायूस कुन है, तो आपको रिजाइन भी देना चाहिए। तो इस पर सर क्या कमेंट है आपका? देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इनके मालकान जो हैं वो तो शुरू दिन से चाहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, तो वो खुलियाँ हो जान गलियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो इनको थोड़ा अरसा इस पे इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा जो उनका दावा था, जो उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई इसमें से कट लेने की, कमीशन लेने की कोशिश की है, तो लीगली स्पीकिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दी है। तो मैं और ने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट किया है, और अभी मुझे आपके इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से 1 मिनट पहले ही बताया गया है कि वो नोटिस उनको सर्व कर दिया गया है, तो वो तो अभी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को 50 करोड़ हर्जाने का दावा, उसका नोटिस भेज दिया है, और नोटिस का टाइम पूरे होते साथ ही मैं इनको अदालत लेके जाऊँगा। इनको प्रूव करना पड़ेगा जो ये फरमा रही हैं कि मैंने कमीशन मांगा या मुझे मिला। ठीक है, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो एहतसाब का नारा था, अक्रॉस द बोर्ड था, लेकिन इन 2.5 सालों में क्या आप समझते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है वो उस तरह से हुआ जिस तरह से दावे किए गए थे होना चाहिए था? क्योंकि सिग्निफिकेंटली तो कोई रिकवरी या कोई बड़ा नाम जिसको बहुत बड़ी सजा हुई हो ऐसा नजर नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर अब इस चीज़ के ऊपर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैं 2 फिगर्स आपके लिए मुख्तसर छोड़े जा रहा हूँ। पिछले 2 सालों में नैब की रिकवरी 390 अरब के करीब है, और उससे पिछले 10 सालों में 104 अरब के करीब उनकी रिकवरी है। साफ जाहिर है एंटी करप्शन एक सूबे की अगर आप उठा के देख लीजिए, 206 रुपये की रिकवरी है पंजाब के अंदर एंटी करप्शन की, और उससे पहले उससे 10 सालों में 3 अरब रुपए की रिकवरी थी। तो ये अब किसी से हवाई चीज़ से तो रिकवरीज हो नहीं रही। एहतसाब का अमल अगर बेहतर नहीं चल रहा तो ये रिकवरीज कहाँ से हो रही हैं? ठीक। और जहाँ तक बड़े नामों की सज़ाओं की आप बात करते हैं, तो फिर हमें शुरू करना पड़ेगा पानामा की सज़ा से, और उस सज़ा के बाद जितनी भी चीज़ें आगे चली हैं और कैसे कैसे केसेस हमारे सामने आए हैं और वो परसू हो रहे हैं, आपके इसी अदालती निज़ाम के तहत ही वो मुकदमे चलेंगे, और इंशाअल्लाह उसमें भी नतीजे सबके सामने आएंगे। ठीक है। शहजाद अकबर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि जो लॉन्ग मार्च पीडीएम का है उसमें ये फैसला किया गया कि मदरसे के तलबा को, बच्चों को जो है वो शमूलियत की इजाज़त नहीं दी, उनको एहतजाज से रोका जाएगा। चूंकि आप इंटीरियर मुशीर भी हैं, मुशीर दाखिला भी हैं, तो क्या इस पर प्लान क्या है सर? क्या वाकई इसी तरह है, और कोई इस पर पाइपलाइन में भी कुछ है, कुछ आपने प्लान बनाया हुआ है? नहीं आज साहब, मैं चूँकि आज लाहौर में था और ये मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, मदरसे से मुतल्लिक शेख रशीद साहब ही इसको देख रहे हैं। उन्होंने शायद कल उलमा की इजलास भी बुलाया हुआ है, उसी में कुछ बातचीत होगी। मेरे नॉलेज में स्पेसिफिक चीज़ें नहीं इस तरह। चलें ठीक है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मुशीर दाखिला और बराए एहतिसाब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमने ब्रॉडशीट के सरबराह को इंटरव्यू किया और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए काफ़ी संगीन थे, तो इसलिए ज़रूरी आज ये था कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज हमारे साथ आएँ। आज सुबह मेरी मैसेजेस पे उनसे बात भी हुई, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैरिस्टर साहब। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी, कुछ मज़ीद बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और खुसूसन जो इस्लामाबाद में एक नौजवान कत्ल हो गया था उसामा सत्ती पुलिस के हाथों, आज उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो उनके वालिद हमारे स्टूडियो तशरीफ ला रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी गुफ्तगू हुई और क्या आज वो मुतमईन है। जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि किस बेदर्दी से पुलिस एहलकारों ने उनके बेटे को शहीद किया था। तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सत्ती का कत्ल कैसे, दर्दनाक कत्ल कैसे हुआ, जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, जिनके मुताबिक 5 पुलिस एहलकार जो हैं उनको जिम्मेदार करार देते हुए दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है, और अदालत के सामने भी तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान की जानिब से एक बेगुनाह को कत्ल करने के एतराफ़ का दावा किया है। जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा गलत साबित हुआ है कि मकतूल का किसी डकैती से ताल्लुक था। यह दावा भी झूठा निकला कि पुलिस
पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, बल्कि ये इंकशाफ हुआ कि उसामा की गाड़ी पर एक नहीं कम से कम 4 एहलकारों ने मुख्तलिफ अतराफ से जो है उसकी गाड़ी पर फायरिंग की, और गाड़ी रोके जाने के बावजूद फायरिंग से साबित होता है कि पुलिस ने उसामा को कत्ल करने के इरादे से ही गोलियां चलाई। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया कि जाए वकूआ से 18 गोलियों के खोल 72 घंटे के बाद फोरेंसिक मुआयने के लिए भेजे गए। यानी तफ्तीश करने वालों ने मुलजिमान को बचाने की कोशिश की। जाए वकूआ पर कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई गई, बल्कि शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। यह होलनाक इंकशाफ भी हुआ कि उसामा पर गोलियां चलाने के बाद इसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय पुलिस एहलकारों ने इंतजार किया कि उसकी मौत वाकई हो जाए, और रेस्क्यू 122 की गाड़ी को भी गलत एड्रेस दिया गया, जबकि 4 घंटे तक वर्षा को भी इतला नहीं दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने आला अफसरान से भी गलत बयानी की और इस वाकये को इनकाउंटर साबित करने की कोशिश की। आज उसामा सत्ती के वालिद की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, जिसमें उनसे वादा किया गया कि इस केस में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। क्या उसामा के वालिद को वज़ीर आज़म इमरान खान के वादों पर एतबार है? क्या इस केस का नतीजा साहिवाल केस जैसा तो नहीं होगा? इसी पर बात करेंगे। उसामा सत्ती के वालिद नदीम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अभी जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट जो आपके साहबजादे को जिस दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने जो अंदोनाक वाक़या यहाँ पर हुआ, वो तो अब खुल के सामने आ गया। जो आपने कहा था, जो इंकशाफात आपने किए थे, वो रिपोर्ट भी वही कह रही है। आज इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आप मुतमिन हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और जो पुलिस वाले हैं उनको सज़ा भी मिलेगी? जी बिल्कुल आदिल भाई, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बल्कि उनके पास उस टाइम तक रिपोर्ट पहुंच चुकी थी, उनके हाथ में थी, तो उन्होंने जना मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन तावन करेंगे और इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और इंसाफ की फराहमी जाना यकीनी बनाएंगे। तो इसमें देखें, ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो हम लोग आपसे कह रहे थे, जो मीडिया के ऊपर हम जो लोग कह रहे थे कि ये जो है ना वो टारगेट किलिंग है, ये कोई जो है ना वो इनकी कोई गलत फहमी या इसके नतीजे में नहीं हुआ, ये एक टारगेट किलिंग हुई है और इसका जो है ना वो सबूत इस जुडिशल इंक्वायरी में आ गया है। हालांकि जुडिशल इंक्वायरी जो इन्होंने मतलब लोकल उस पर मजिस्ट्रेट लेवल पे की थी, तो उसमें भी जो ना ये आ गया है और इसमें जो ना सबसे ज़्यादा जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का और डीसी साहब का, ADGC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो जिन्होंने इतनी जल्दी और इतनी शफाफ इंक्वायरी की और ये सारा कुछ जो ना वो मुमकिन हो सका कि जो ना मैं इंसाफ की तरफ पहला कदम जो ना उन्होंने। उसके साथ मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में एक चीज़ जो ना वो आपने शायद नोट की हो कि एक आई विटनेस भी जो ना वो सामने आए। ये अगर रिपोर्ट आपने तफसीली पढ़ी हो, आगे आपके सामने आई हो, तो एक आई विटनेस आए हैं जो एक सखर नैब के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने जना ये मतलब वो इसके एनी शाहिद हैं, उन्होंने ख़ुद जना वो उसमें एप्लीकेशन दी है और उन्होंने सिफारिश किया कि मैं जना आई विटनेस हूँ, और फिर आके उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जना वो मतलब हुई हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो रोल था मीडिया का था। देखें, मीडिया का शुक्रिया अदा किए बगैर जाना मैं ज़ाहिर है मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा मतलब जो जितना ज़ख्मी हुआ था थोड़ा सा उसके ऊपर मरहम रखा हो गया है कि ज़ाहिर है रिपोर्ट भी आई। इससे पहले तो मैं यही मेरे जहन में था कि शायद ये रिपोर्ट क्या बनाते हैं और क्या जो है ना वो सही होता है नहीं होता है, लेकिन जो कमिश्नर साहब और जो उनके साथ डीसी साहब, ADGC साहब, इन्होंने जना तनदेही से और देखें इसमें बग़ैर किसी मतलब उसके दबाव के उन्होंने जाना ये सारा काम किया, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है। और मतलब अब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे शायद इंसाफ मिल जाए,
मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मतलब इंसाफ मिल जाए वज़ीर आज़म साहब। चलें नदीम यूनुस साहब, पहली बात तो ये है कि आपने अपना लख्त जिगर खोया, जिस तरीके से बेदर्दी से उसे मारा गया, तो आपको मीडिया का बिल्कुल शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। हमारा काम यही है कि लोगों को जिस तरीके से जो हुआ असल हकायक हैं वो सामने लेके आएँ, और अच्छी बात है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज आपसे मुलाकात की, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो रियासत मदीना की बात करते हैं। तो रियासत मदीना में इस किस्म के अगर वाक़यात होते हैं तो उन्हें इंसाफ भी यकीनी बनाना होगा। और हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जिन लोगों ने, जो पुलिस एहलकार इनमें मुलव्वस हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको सज़ा नहीं मिल जाती। तो तभी आप ये कह सकते हैं कि आपके ज़ख्मों पर, जो आपको ज़ख्म मिले हैं, उस पर मरहम, मेरा नहीं ख्याल कि मरहम कोई भी उस पर रख सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे। सर, आपके मुतालबात कुछ हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने शेयर किए, या अब आप मुतमईन हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा और सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखें आदिल भाई, हमारा मुतालबा था जो जुडिशल इंक्वायरी का हाई कोर्ट के जज के सरबराही में, तो अब चूँकि जाना वो जो इन्होंने इंक्वायरी की है उसमें काफ़ी कुछ जाना वो मतलब सामने आ गया। तो अब ज़ाहिर है मतलब इसी के ऊपर अगर ये हो जाए, इसी के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए, इसी के ऊपर अगर इंसाफ को यकीनी बनाना चाहें तो ये काफ़ी सबूत है इनके लिए। तो मतलब उसके लिए अभी हम जाना देखें, अभी हमें उस दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक जाना हमें ये ना हो कि कोई अभी फिर दूसरा JIT की रिपोर्ट भी रहती है ना। अभी तो ये जुडिशल इंक्वायरी, ये JIT की रिपोर्ट रहती है, अभी वो भी आ जाएगी। चले नदीम यूनुस सती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुए चाहते का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की वबा का खात्मा पाकिस्तान में कब मुमकिन है? क्या 2021 में कोरोना से मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान निजात हासिल कर पाएगा? इस सवाल का इन्हिसार जो है वो उसके जवाब का पाकिस्तानी हुकूमत की इस हिकमत अमली से है, जो पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी। हुकूमत की जानिब से दावा यह किया गया कि मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम को फराम की जाएगी। मार्च में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि अब तक सिर्फ 11 लाख डोजेस का ही ऑर्डर दिया गया है, जबकि निजी कंपनीज को अभी वैक्सीन की दरामद की इजाजत तो दे दी गई है। लेकिन हुकूमत को अब अंदाजा हो रहा है कि सरकारी सतह पर शायद सबको, पाकिस्तानी अवाम को वैक्सीन फराम करने का वादा शायद पूरा करना मुश्किल होगा। यहां पर यह सवाल भी उठ रहा है कि दुनिया भर में 10 के करीब वैक्सीन जो है वो सामने आने के बाद क्या पाकिस्तान के लिए चीन की वैक्सीन ही सबसे ज्यादा बेहतर होगी? उसकी अफादियत क्या है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो इस वक्त स्टेटस क्या है? 11-12 लाख डोजेज हमने चाइनीज वैक्सीन की ऑर्डर कर दी थी, क्या मजीद ऑर्डर भी हम प्लेस करेंगे? क्योंकि जाहिर बात है ये तो सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर लोग हैं, उन्हीं के लिए भी शायद काफी ना हो। तो प्लान क्या है पाकिस्तान का? क्या हम इस साल में तो मुश्किल ही लग रहा है कि सबको वैक्सीन फराम कर पाएंगे? जी शुक्रिया। मसला ये है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम है अभी, और बैनुल अक़वामी तौर पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बड़े बड़े ममालिक ने ओवर बुकिंग कर ली है। जितनी उनकी वैक्सीन की ज़रूरत थी उससे 400% ज़्यादा बुकिंग हो गई है। कनाडा ने जितने ऑर्डर्स करे हैं, वो जितने पॉपुलेशन है उससे 400% ज़्यादा कर लिए हैं। जो आपके बरतानिया के हैं उन्होंने भी 300% ज़्यादा कर लिए हैं। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा ओवर बुकिंग हो गई है, और सप्लाई है नहीं, क्योंकि अभी वैक्सीन का बनना, मैन्युफैक्चर लार्ज स्केल पे कुछ कंपनियों ने शुरू किया है और कुछ कंपनियां शुरू कर रही हैं। तो अगले 6 महीने जो हैं ये बड़ा टफ रहेंगे सप्लाई के लिहाज से, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत महदूद है। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कि इसका जवाब नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में मिलेगी, किस प्राइस में मिलेगी। तो वी आर इन जनवरी ऑलरेडी, तो अभी तो इस साल में क्या हम 11-12 लाख डोजेस जो कि हम ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, उससे ज्यादा मुमकिन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अभी इन सवालों के बड़े की सवाल आते हैं, जवाबात गवर्नमेंट की तरफ से आ जाने चाहिए थे क्लियर कट। जी, मेरे ख्याल से तो चंद करोड़ डोजेस जो हैं इस साल अवेलेबल हो जाएंगी,
कितना होते हैं वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई के ऊपर, लेकिन क्योंकि चाइनीज के साथ हमारे स्पेशल रिलेशनशिप हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और ताल्लुकात की वजह से चाइना जो है पाकिस्तान को यकीनन प्रीफर करेगा कि बड़ी क्वांटिटी में वैक्सीन दे। तो लेकिन इसके अंदर जो मसला आएगा, एक तो कि पेमेंट जो उसकी करनी है गवर्नमेंट जो है वो तो हासिल करके मुफ्त देगी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू हेल्थ वर्कर्स को दूसरी जगहों पर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दे दी जाएगी, वो इसको बेचेंगे। लेकिन ये जो जैसे आपने फरमाया, ये एक अभी तक मामला क्लियर नहीं है कि कितना क्वांटिटी में मिलेगी, लेकिन यकीनन 12 लाख की डोजेज जो है ये सिर्फ इब्तिदा है और मेरा अंदाजा है कि कई करोड़ डोजेस गवर्नमेंट हासिल करेगी और इतने ही कई करोड़ डोजेस प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट करेगा। डॉक्टर अताउर रहमान साहब कोरोना टास्क फोर्स के हेड नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अमरीकी सियासत ताज़ीन एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, जहाँ नौ मुंतखब सदर जो बाइडन अब सिर्फ एक हफ्ते बाद अपनी सदारत का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं, लेकिन अब भी डोनाल्ड ट्रंप ही तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिनकी मुद्दत खत्म होने को है, लेकिन इससे पहले ही उनको अपने ओहदे से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि गुज़श्ता बुध को वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पर जो हमला हुआ, उसकी बुनियादी वजह उनकी वो तकरीर थी जिसमें उन्होंने अपने हामियों को मार्च के लिए उकसाया था और तशद्दुद के लिए एलिजिडली उकसाया था। इस तकरीर के बाद होने वाले हमलों पर ट्रंप मुखालिफ जमात डेमोक्रेट पार्टी ने उनको हटाने के लिए एक मुआवजे की तहरीक लाने का ऐलान किया था, जिसकी हिमायत में खुद ट्रंप की जमात के चंद अरकान भी शामिल हैं। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 205 के मुकाबले में 223 वोटों से यह करारदाद मंजूर भी कर ली है। अब इस करारदाद के तहत नायब सदर माइक पेंस से मुतालबा किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की 25वीं तरमीम के तहत ओहदे से हटा दें, लेकिन नायब सदर माइक पेंस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस करारदाद को रद्द कर देंगे। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से हमारे मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जी ट्रंप साहब दा फिर एक दफा मुआवजा हो गया है, तो व्हाट डज इट मीन? आपसे समझना चाहेंगे अपने ऑडियंसेस के लिए कि ये दूसरी दफा हो गई है। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब ट्रंप को घर भिजवा दिया जाएगा? ऑल्दो अब बॉल जो है वो तो वाइस प्रेसिडेंट के कोर्ट में है, लेकिन कैसी लग रही है यूएस सियासत इस वक्त आपको? बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं, इंटरेस्टिंग तो बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है। यूएस सियासत जो है उसका तो बेड़ा गर्क हो गया और यूएस सियासत जो है वो इस वक्त ना सिर्फ बिखरी भी है, वो तो टूटी भी है, जैसे हमने पहले भी कई बार बात की। यार हुआ ये है, देखें कल एक वोट हुआ, वोट ने ये कहा कि जनाब वाइस प्रेसिडेंट साहब आप या तो वो 25वीं अमेंडमेंट लगाएं और आप और कैबिनेट मिल के प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे घर जाएं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम फिर आज जो हमारी आज है बुध के दिन हम एक इम्पीचमेंट की रेजोल्यूशन फिर से लगाएंगे मुआवजे की। ठीक, इस वक्त वो रेजोल्यूशन पास हुई है और पास ऐसे हुई है कि बेसिकली सारे जो डेमोक्रेट थे उन्होंने उसके हक में वोट दिया, मेरे ख्याल में एक रिपब्लिकन ने भी दिया। तो ऐसा नहीं है कि पार्टीज जो है वो सारी मिल गई। अब ये होगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि जी मैं तो नहीं कर सकता, और इन सम वेज वो सही कहते हैं क्योंकि 25 जो है वो इस पर्पस के लिए नहीं थी। उसके बाद प्रोबेबली ये होगा कि डेमोक्रेट जो हाउस में है, हाउस के जो डेमोक्रेट्स हैं, मेंबर्स ऑफ द हाउस, वो एक इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाएंगे। डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी है, वो जो है वो पास हो जाएगी। अब सवाल उसमें यह होगा कि क्या कोई, और अगर कोई तो कितने रिपब्लिकन जो है उनके साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे रिपब्लिकन जो हैं पिछले 6 जनवरी की वजह से उनकी अपनी साइड चेंज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत से जो रिपब्लिकन हैं वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में भी हैं और वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से दूर होने से उनकी अपनी सियासत को, जाती सियासत को नुकसान पहुंचेगा। वो इम्पीचमेंट की अगर रेजोल्यूशन पास हो जाएगी तो ही विल स्टैंड इम्पीच्ड, उसी तरह जिस तरह ये पहले स्टैंड इम्पीच थे, उसी तरह जिस तरह बिल क्लिंटन इम्पीच थे, उसी तरह जिस तरह एंड्रू जॉनसन इम्पीच थे। उसका ये मतलब नहीं है घर जाएंगे। उसके बाद इसको जाना है सेनेट में। सेनेट में मिच मैकोनेल जो मेजॉरिटी लीडर है उन्होंने कहा है कि जी मैं तो सेनेट का इजलास नहीं बुला रहा अब तक जब तक ये नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। सो प्रोबेबली उधर जो है ये मामला रुक जाएगा और लगता ये है विदाउट एनी बिग चेंज कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 20 तक ट्रंप के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। इसका जो एक सबसे अहम पहलू है वो ये है कि अगर ऐसा होता भी है तो क्या 20 के बाद सेनेट उनको असल में इम्पीच कर दे।
जिसके इम्प्लीकेशन ये है, हालांकि वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उनको हटाने, ओहदे से हटाने की बात नहीं होगी, फिर बात ये होगी कि अगर सेनेट ने तब कर दिया तो ही विल बी डिसक्वालिफाइड फॉर रनिंग फॉर ऑफिस अगेन, यानी वो फिर सदर के लिए रन नहीं कर सकेंगे, और ये एक बड़ा सवाल बन जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, जिस तरह आपने सुना कि अगर ट्रंप का मुआवजा हो जाता है, चाहे वो घर चले जाएं और उसके बाद भी हो जाए, तो वो दोबारा कभी अमरीकी सदर मुंतखब नहीं हो सकेंगे, अहल नहीं होंगे इस ओहदे के लिए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।